जनता के पैसे को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं असल में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी चुनाव सुधार होना चाहिए कि एक बार जो व्यक्ति सांसद या विधायक हो जा रहा है, अगर वो किसी कारण से अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उसे कम से कम उस चुनावी कार्यकाल में कोई और दूसरा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। अगर वो सांसदी से इस्तीफा दे रहा है तो फिर वो विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता और कहीं से भी सांसदी के लिए भी चुनाव न लड़ सके। और दूसरा, एक साथ कई सीटों पे, जैसे आप देखेंगे कि जो नेता हैं वो एक साथ दो तीन सीटों पे चुनाव लड़ जाते हैं, तो एक साथ कई सीटों पे जो चुनाव लड़ने की परंपरा राजनीतिक दलों ने बना रखी है, उस पे भी कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है। तो इस तरह से आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप 2 सीटों 3 सीटों पे चुनाव लड़ जाएं और वहाँ से आप जीत गए, अगर फिर से आपने उस सीट को खाली किया, उस पर फिर से चुनाव कराना पड़ा, तो वो जो पैसा बर्बाद होगा उसका कौन जिम्मेदार है। तो इस तरह से इस पे भी रोक लगनी चाहिए। चुनाव सुधारों का एक ये भी पहलू होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही पद पे, एक ही सीट पे चुनाव लड़ पाएगा। और तीसरा एक बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पद पर रहते हुए, जैसे आज मैंने अभी बताया ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्यकाल की, हमारे गृह मंत्री जी के पूरे कार्यकाल की अगर गणना करी जाए तो इन लोगों का अधिकांश समय सिर्फ चुनाव प्रचारों में बीतता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में। तो एक साथ चुनाव होने पे तो इस पर अंकुश लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस पर रोक भी लगनी चाहिए। इस पर रोक ये लगनी चाहिए कि आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक क्लास 4 के सरकारी कर्मचारी से सरकार ये उम्मीद करती है कि वो सारी पार्टी विहीन रहे और निष्पक्ष रहे, यानी कि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर सकता है पद पे रहते हुए। लेकिन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे तमाम मंत्री घूम घूम के प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा होना चाहिए कि जो ही कोई व्यक्ति किसी पार्टी की सरकार बनती है, उसमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हैं, तो जो लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हैं उनकी जो पार्टी की सदस्यता है वो सस्पेंड हो जानी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही, मंत्री बनते ही कोई व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं रह जाता है, बल्कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ही कोई संवैधानिक पद की शपथ ले, उसकी पार्टी की सदस्यता जो है स्थगित हो जाए और उस पद पे रहने के दौरान वो किसी तरह की पार्टी की गतिविधि में, पार्टी के प्रचार प्रसार में तब तक न हिस्सा ले सके जब तक कि चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हो जाती है। अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी सदस्यता बहाल की जा सकती है। वो प्रचार करे, उस दौरान वो बताए कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए अपने कार्यकाल में, इतना सही है। लेकिन ये नहीं कि वो 12 महीने जब चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए और जब चाहे वो भाजपा का स्टार प्रचारक बन जाए। ये गलत परंपरा है, एकदम गलत परंपरा है। इसको हर हाल में इस पर रोक लगनी चाहिए। और एक सुझाव मैं और ये दूंगा, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आप सब लोग ये जानते होंगे कि चुनाव में जो है प्रत्याशियों के जो खर्च है उसकी एक सीमा है। यानी अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो अधिकतम आप इतने रुपए खर्च कर सकते हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप इतने रुपए खर्च कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी ये लोकतांत्रिक पद हैं, इनमें जो चुनाव होता है उनमें प्रत्याशियों के चुनाव के खर्च की एक लिमिटेड सीमा है, उससे अधिक वो नहीं खर्च कर सकते हैं। इसका पूरा ब्यौरा उन्हें चुनाव आयोग को देना पड़ता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो राजनीतिक दल हैं उनके खर्चों की कोई सीमा नहीं है, यानी वो अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं, यानी अरबों खरबों रुपए वो खर्च कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की एक निर्धारित सीमा है, एक तय सीमा है, वैसे ही पार्टियों की भी एक निर्धारित और तय सीमा होनी चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है कि कौन पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही है, कितने राज्यों में लड़ रही है। तो इसमें डिवीज़न किया जा सकता है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी सीमा कुछ और निर्धारित की जाए, और जो राष्ट्रीय दल हैं, राजनीतिक दल, उनकी सीमा कुछ और निर्धारित की जाए। इनमें कुछ और सब डिवीज़न हो सकते हैं कि कौन पार्टी किस प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है,
उसके अनुसार एक सीमा ज़रूर निर्धारित होनी चाहिए पार्टियों की भी। ये पार्टियाँ अनर्गल खर्च करती हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं आप सब जानते हैं। वो सब कहीं न कहीं से जो है नंबर 2 का ही पैसा है। यही हकीकत है इस देश की। भले ही मैं सबूत न प्रस्तुत कर पाऊँ, कोई सबूत न प्रस्तुत कर पाए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि ये सब के सब यही पैसे जो है राजनीतिक दलों द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो राजनीतिक प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यही कह सकते हैं ब्लैक मनी के स्रोत यही हैं। यही सारे करप्शन के कारण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीतिक दलों में जो चंदा का प्रचलन है और उसमें जो ये नियम बना रखा है राजनीतिक दलों ने कि उनका चंदा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जा सकता है, कोई उनसे पूछ नहीं सकता है कि आपको चंदा कहाँ से मिला, कितना मिला, क्यों मिला। तो ये भी एक सबसे बड़ा चुनाव सुधार हो सकता है अगर हम यह नियम बना दें कि किस राजनीतिक दल को कौन व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है, ये पब्लिक फोरम में आए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए। पार्टियों को इसका ब्यौरा अपने वेबसाइट पे देना पड़े ताकि एक आम आदमी जान सके, देख सके, समझ सके कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। तो इससे पब्लिक समझ सकेगी कि ये जो गठबंधन चल रहे हैं बैक डोर में, जो राजनीति का, व्यापार का और ये सबका जो कह सकते हैं नेक्सस चल रहा है भ्रष्टाचार का, उस नेक्सस को तोड़ने में बहुत आसानी होगी। तो मेरी यही अपील है। मैं स्वागत करता हूँ इस पहल का सरकार के। भले ही देर से ये पहल शुरू हुई है, देर आए दुरुस्त आए। अब इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए और कम से कम 2029 के चुनाव को तो टारगेट ही करना चाहिए कि उस चुनाव से पहले हम इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लें और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ें। ये चुनाव सुधार बहुत सारे बदलाव ला सकता है देश में। और साथ साथ जिन कुछ मुद्दों की मैंने बात करी है, चुनाव सुधारों में इन सारी चीज़ों को भी जोड़ा जाए तो आप विश्वास करिए कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया जा सकता है इस देश में। तो ये मेरी अभिव्यक्ति थी, ये मेरे अपने विचार थे कि ये इस ढंग से जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है पूरा किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें तमाम संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। वो सरकार ने लीगल टीम बना रखी है, कमेटी बनी हुई है, वो कमेटियाँ बताएंगी कि क्या कैसे हो सकता है। लेकिन ये होना चाहिए। इसके लिए किसी भी हाल में रास्ता निकालने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है संविधान में कि जिसको संशोधित न किया जा सके। जिसको हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुरूप। तो मेरी यही अपेक्षा है कि ये सरकार इस बार ईमानदारी से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेगी और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ये होना चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी इस देश में लागू हो। थैंक यू, धन्यवाद।